Good morning, students. In our last class, the last topic that we have studied was the sex determination in humans, right? कैसे हम एक अनबॉर्न बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं और एक अनबॉर्न बेबी का सेक्स किस चीज़ की what are the responsible factors for the sex of an unborn baby, that all we have seen in our previous class. Now we are going to start with our next topic, that is the hormones other than the सेक्स हार्मोन्स, राइट. सो जब अभी तक हमने प्यूबर्टी की बात की है तो प्यूबर्टी में हमने केवल सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, दैट इज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स, राइट. लेकिन उसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं. What are those hormones? That all we are going to study now. Look at the figure 10.3 again. अगर हम 10.3 को देखें, फिगर 10.3 को देखें, so here one thing is given to us that अगर हम फिगर 10.3 में देखकर समझे तो द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स, राइट. सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टेस्टिस और ओवरीज की हेल्प से हार्मोन्स रिलीज़ करता है, दैट आर कॉल्ड एज द सेक्स हार्मोन्स, राइट. जो टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करती हैं और जो एग्स हैं, जो ओवरी है, वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड. बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो ये दोनों टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, इसको कौन रिलीज़ करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड. और एंडोक्राइन ग्लैंड को कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. सो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे ब्रेन से अटैच्ड होता है, राइट. Apart from pituitary, the testes and ovaries, there are other endocrine gland in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. So टेस्टिस्टरीज और ओवरी के अलावा और भी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, जो जैसा कि आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं. सो टेस्टिस और ओवरी के अलावा जो दूसरे ग्लैंड्स होते हैं, दैट आर द थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज और एंड्रेनल्स. ओके. सो जैसा कि अभी हमने बोला कि जो अगर हम इस फिगर में देखें, सो इस फिगर में देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, राइट. सो जो ब्रेन में होता है, आपको अभी हमने आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में रहता है. थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले के पास में होता है. एंडर्नल ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे स्टमक के ऊपर रहता है. एंडर्नल ग्लैंड्स, दिस इज़ द पैनक्रियाज, जिसको आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा. पोजीशन ऑफ द ओवरी इन फीमेल, फीमेल की बॉडी में यहाँ पर ओवरीज रहती हैं और मेल की बॉडी में यहाँ पर टेस्टिस रहता है, राइट. सो अगर बाकी सारे ग्लैंड सब में सेम रहते हैं, लेकिन ये जो ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन मेल एंड फीमेल बॉडी. ओके. सो फीमेल बॉडी में ओवरीज रहेंगी इस जगह पे, और अगर मेल बॉडी है तो टेस्टिस रहेंगी इस जगह पे, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जिसमें से बाकी सारे ग्लैंड्स जो हैं वो कॉमन हैं, बट जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो, या जो ओवरीज और टेस्टिस हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर जेंडर. बूझो एंड पहेली had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka have a very big and bulging throat. बूझो और पहेली अपनी एक आंटी के घर गए थे जो हु इज़ अ डॉक्टर, और उनको उनको एक बॉय उन्होंने वहाँ पे देखा था जिसका नाम था काका, जिसका बहुत बड़ा थ्रोट था. ओके. उसके जो गला था वो बहुत बड़ा था. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goitre, a disease of thyroid gland. और that जो काका जो था उसको एक डिजीज़ थी
जिसका नाम है गॉइट्रे। सो बेसिकली गॉइट्रे में क्या होता है, आपके थायराइड ग्लैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो गला है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। काका's थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन। काका के जो थायराइड ग्लैंड थे वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बट उसकी बॉडी में, काका की बॉडी में वो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। और उनकी आंट ने उनको ये बताया कि उनके जो अंकल हैं उनको भी एक बीमारी है, दैट इज़ डायबिटीज़, बिकॉज हिज पैनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। और डायबिटीज़ क्यों है, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है सफिशेंट क्वांटिटी में। सो बेसिकली जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और अगर वो हार्मोन्स सफिशेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ करता है, तो अगर पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा तो हमको डायबिटीज़ हो सकता है। और अगर थायराइड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो गॉइट्रे हो सकता है, राइट। इसी तरीके से अलग अलग ग्लैंड्स अगर अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं करेंगे तो यू विल बी सफर्ड फ्रॉम सम और सम डिजीज, राइट। बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एडर्नल ग्लैंड। बूझो और पहेली ने फिर उनकी आंट से पूछा कि ये जो एडर्नल ग्लैंड है वो क्या काम करता है, विच ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ द हर क्लिनिक। अभी भी हमने देखा और वहाँ पर उनके क्लिनिक में भी एक चार्ट टंगा हुआ था जिस पर एंडरग्लैंड ग्लैंड शो हो रहा था। सो दे आस्क्ड देयर आंट कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एंडरनल ग्लैंड। So the aunt told them that the adrenal gland secrete hormones which maintain the correct salt balance in the body. तो जो एंडरनल ग्लैंड होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि हमारी बॉडी में सॉल्ट, हमारे ब्लड में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, राइट। हमारी बॉडी में सारी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, सॉल्ट, शुगर, एवरीथिंग, राइट। तो जो शुगर है उसको कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन। और हमारी बॉडी में जो सॉल्ट बैलेंस है उसको कौन मेंटेन करता है, एंड्रेलिन। ओके, सो जो बेसिकली एंड्रेलिन जो है वो हमारी बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। एंड्रेनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एंड्रेनलिन। जो एंड्रेनल्स होते हैं वो एंड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने पढ़ा पैनक्रियाज इंसुलिन, थायराइड थायरॉक्सिन, वैसे ही एंड्रेनल जो है वो एंड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू इट्स स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री। और जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारे स्ट्रेस को एडजस्ट करने का काम भी यही ग्लैंड करता है, दैट इज़ जो एंड्रेनल है वो ही हमारे स्ट्रेस को रिलैक्स करता है। एम्बेरेस्ड और वरीड, चाहे हम एंग्री हो, एम्बेरेस्ड हो या परेशान हो, वरीड हो। ओके, सो थायराइड एंड एड्रेनल secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. तो थायराइड और एड्रेनल जो होता है वो अपने हार्मोन तब रिलीज करते हैं जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर मिलता है। ओके, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इनको ऑर्डर देता है टू रिलीज देयर हार्मोन्स, और तब जाकर ये जो ग्लैंड्स हैं वो अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करते हैं। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। जो पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो कि ज़रूरी है पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ओके, अगर ये हार्मोन नहीं होगा सो द पर्सन की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी और पर्सन नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, so these are basically some of the hormones that are present in our body, और उनका कुछ ना कुछ रोल होता है हमारी बॉडी ग्रोथ में। ओके,
नाउ हमने पढ़ा कि ह्यूमंस की बॉडी में तो ऑब्वियसली हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन क्या दूसरे एनिमल्स में भी ये हार्मोन्स होते हैं? और अगर होते हैं तो इनका क्या रोल होता है उनकी लाइफ में? दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स. इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और जो फ्रॉग है, उनकी लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने में हार्मोन्स का क्या रोल है, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. You have already learnt about the life history of silk moth and the frog. आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री. कैसे एक सिल्क मॉथ, एक कैटरपिलर जो है वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एक ककून जो फ्रॉग है, जो एक टेडपोल रहता है, वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है. दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult molt. जो कैटरपिलर होता है उसको बहुत सारी फेजेस से पास थ्रू होना पड़ता है एक एडल्ट मोथ बनने के लिए, जिसको आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ को बहुत सारी स्टेजेस से पास थ्रू होना पड़ता है एक एडल्ट मोथ बनने के लिए. अगर आप क्लास 7th को रिकॉल करें तो you would be able to know about the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through the certain stages to become a frog. और वैसे ही एक टेडपोल को भी बहुत सारी स्टेजेस से पास थ्रू होना पड़ता है एक फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए. एक कैटरपिलर को सिल्क मोथ बनने में और एक टेडपोल को फ्रॉग बनने में एक बहुत सारी प्रोसेसेस से गो थ्रू होना पड़ता है. और ये जो चेंजेस होते हैं, दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. राइट, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. तो इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करते हैं. इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड. और फ्रॉग में इसको कौन कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है थायराइड में. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. और थायरॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि वाटर में आयोडीन प्रेजेंट रहे. अगर वाटर में आयोडीन प्रेजेंट है तो थायरॉक्सिन जो है वो डेवलप होगा, अदरवाइज इट वुड नॉट डेवलप. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult. अगर वाटर में सफिशिएंट क्वांटिटी में आयोडीन नहीं है तो जो टेडपोल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और वो फ्रॉग नहीं बन पाएगा. राइट, तो टेडपोल को डेवलप होकर फ्रॉग बनने के लिए ज़रूरी है कि वाटर में सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन प्रेजेंट हो. If people do not have enough iodine in their diet, will they get goitre caused by the lack of thyroxine? अगर हमारी डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं हो तो क्या हमको गोइट्रे डिजीज़ हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी. राइट, सो द आंसर वुड बी येस. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो उसके कारण आपको गोइट्रे डिजीज़ हो सकती है. राइट, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम जो खाना खाएं दैट शुड बी अ बैलेंस डाइट, जिससे हमको सारे न्यूट्रिशंस प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहें, ताकि हमारी जो बॉडी है उसमें सारे टाइप के न्यूट्रिशन एक सफिशेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन
कि एक पर्टिकुलर एज के बाद या प्यूबर्टी स्टेज में हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि कैसे हम हमारी हेल्थ को रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा कर सकते हैं। The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. तो जो फिज़िकल और मेंटल वेलबींग होता है किसी इंडिविजुअल का, वो हम समझ सकते हैं कि अगर हम फिज़िकली फ़िट हैं या मेंटली फ़िट हैं या नहीं, वो चीज़ हमको समझ में आ सकती है। उसको हम बोलते हैं कि अगर हम हेल्दी हैं या नहीं, राइट। अगर फिज़िकली हमको कोई प्रॉब्लम है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ हम समझ सकते हैं। सो टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बींग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। और अगर हमको हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, चाहे हम किसी भी स्टेज में हो, फ्रॉम एन इन्फेंट टिल एन ओल्ड एज, अगर हमको हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस कि हम बैलेंस डाइट लें। जो खाना खाएं उसमें सारे टाइप के न्यूट्रिशंस सफिशेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हों। The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise। और जो पर्सन है वो हाइजीन मेंटेन करे, मतलब साफ़ सुथरा रहे, और एडिक्वेट फिज़िकल एक्सरसाइज भी हम करें सो दैट हमारी बॉडी फिज़िकली फिट रहे, राइट। ड्यूरिंग adolescence, however, these become even more essential as the body is growing। और अडोलेसेंस की एज में ये सारी चीज़ें और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी उस समय ग्रोथ कर रही होती है। तो जब हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और हमारी बॉडी जो है वो सारी चीज़ें उसमें सफिशेंट क्वांटिटी में, प्रॉपर मात्रा में जाती रहे, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एन अडोलेसेंट। एक अडोलेसेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती हैं, एक अडोलेसेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी न्यूट्रिशंस होते हैं, दिस थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर। अडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अडोलेसेंस एक स्टेज होती है रैपिड ग्रोथ की या डेवलपमेंट की। जब हमारी बॉडी में रैपिड ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है तो उसको बोला जाता है अडोलेसेंस की स्टेज। Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned। एक नॉर्मल एडोलेसेंट के लिए जो डाइट होती है वो इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड, राइट। बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी बॉडी में डाइट है वो सफिशेंट मात्रा में जानी चाहिए। तो एक एडोलेसेंट की जो डाइट होती है वो प्रॉपरली प्लान्ड होनी चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, राइट। सो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर्स, फैट, सारी चीज़ें सफिशेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट हों, उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। Recall that a balanced diet means that the meals include protein, carbohydrate, fat, vitamin in requisite proportion, right? So balanced diet उसको बोला जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें एक sufficient, एक balanced proportion में रहती हैं, right? Our Indian meals of roti, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस डाइट। जो हमारा इंडियन खाना है, सिंपल रोटी या राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये एक नॉर्मल बैलेंस डाइट है। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क अपने आप में एक बैलेंस डाइट है बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। फ्रूट्स भी बैलेंस डाइट होते हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। फॉर इन्फेंट, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। और जो इन्फेंट होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए उनकी मदर का जो मिल्क होता है दैट इज़ अ सफिशेंट फूड फॉर देम, क्योंकि उनको मदर के मिल्क से सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो उनकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, राइट। सो दिस इज़ द बैलेंस डाइट फॉर देम ओनली। Now, in iron build blood and iron rich food such as the leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, amla are the good for adolescents। So ऐसा फूड जिसमें आयरन ज़्यादा होता है ना, जो आयरन जिसमें आपको पता है जो आयरन है वो ब्लड को बढ़ाता है,
राइट। अगर किसी को ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप आयरन वाला फूड खाइए। सो आयरन है जो है वो ब्लड को बढ़ाता है। और आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे वेजिटेबल्स जिनमें पत्तियां होती हैं, जैसे मेथी, पालक। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। जैगरी मतलब गुड़ जो होता है। मीट जो मांस होता है। साइट्रस, साइट्रस मतलब खट्टी चीज़ें, जैसे कि लेमन जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब में साइट्रस होता है। इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं दैट आर द गुड आयरन सोर्स, और वो एडोलसेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं टू हैव to maintain the balance of iron in their body. Check the items for lunch and dinner in your meal. Is the meal balanced or nutritious? Does it include cereals which give energy and milk? क्या आपका लंच और डिनर एक बैलेंस डाइट है? क्या उसमें सारे सीरियल्स हैं जो आपको इनफ एनर्जी देते हैं? क्या आप मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ, क्या आप ये सारी चीज़ें लेते हैं? जो वेजिटेरियंस हैं दे शुड टेक द सप्लीमेंट्री थिंग्स फॉर द प्रोटीन्स। सो हमारी बॉडी में सारी चीज़ें जानी चाहिए। अगर आप मीट नहीं ले रहे हैं तो यू शुड टेक प्रॉपर मिल्क फॉर द प्रोटीन्स। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट एंड शुगर दैट गिव एनर्जी? ऑल्सो हमारी बैलेंस डाइट में शुगर भी ज़रूरी है, क्योंकि शुगर से ही हमको एनर्जी मिलती है। ऑल्सो फैट भी। वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड? और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं ऑब्वियसली। चिप्स and packet or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional values. अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हो और उसकी प्लेस में चिप्स या पैकेज फूड या जंक फूड इस तरह की चीज़ें अगर हम खा रहे हैं, सो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बिकॉज वेदर दे आर वेरी टेस्टी, हालांकि वो बहुत टेस्टी होते हैं, बट उसमें सफिशेंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशन नहीं होता है जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो यू शुड नॉट टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन प्लेस ऑफ योर रेगुलर मील। आपको रेगुलर मील में एक बैलेंस डाइट लेनी है। ये सारी चीज़ें जो चिप्स हैं, जो जंक फूड है, वो अगर लिया जाए तो कम क्वांटिटी में हो, and it is just for a taste purpose, not as a replacement of your regular diet. Okay. Now here one activity is given to you students, that is 10.4 activity that you have to read by your own. Okay. So students, today we have seen that what is the importance of balanced diet in our body. Then we have seen कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, एज वेल एज दूसरे एनिमल्स और इंसेक्ट्स की बॉडी में फॉर देयर ग्रोथ. ओके, so that's all for today's class students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.